नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ इस बात पे नहीं कि इसमें सवाल आता हुआ या इसलिए कुछ नहीं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आगे फिजिक्स में यूज़ होंगे। ठीक है जी। क्या क्या टॉपिक हैं इसके पहले वो लिखेंगे, अपने को आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे जाता है भाई चैप्टर। नंबर 1 पहला टॉपिक है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सब पहला पोर्शन है जो अपने को करना है। ओके, फिर है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइन। फिर इससे चले जाना है अपने को समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इससे डिटेल में करना है अपने को, ये वाली चीज़ फुल डिटेल में चलेगी। इसके बाद है इम्पल्स, उसके बाद है कोलिजन। कोलिजन कई प्रकार के हैं, जैसे कि हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन या ऑब्लिक कोलिजन। फिर इसमें है वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है नहीं, ये है वेरिएबल मास सिस्टम। इतना टोटल काम है इसमें। ठीक है, थोड़ा टफ चैप्टर है, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन था उस टाइप का, फॉर्मूले कम और दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए टफ चैप्टर है। ये जो वर्क पर एनर्जी है ये रिलेटिवली तुम्हें आसान लगा, क्यों? खूब सारे फॉर्मूले थे और वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि इन डेप्थ काम है उनमें, फॉर्मूला लगाओ आंसर आता है। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको फॉर्मूला भी पता है तब भी आपको बुद्धि लगानी पड़ती है बहुत। एफबीडी बनेंगे, कहाँ चलेगा, किसके कंपोनेंट करूँ, क्या इक्वेशंस लिखूँ, वो सॉल्व कैसे होंगी, तो उनमें बहुत काम रहता है। ठीक है जी, तो उस तरह का कुछ कुछ चैप्टर है इसमें। अगर मैं इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक पार्ट है ये इतना, ये सिंपल पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है कंजर्वेशन मोमेंटम से लेके इम्पल्स तक का, ये एक पार्ट है। इसमें दिक्कत होती है समझने में, क्वेश्चन को एनालाइज करने में और फिर सॉल्व करने में, बस क्योंकि यही इक्वेशन है, इसी से होना है सब कुछ काम। मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। ठीक है, तो इसके लिए तुमको करने होंगे 10-15 कुछ अच्छे सवाल इकट्ठे करने होंगे जिनमें अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहे हों, उनके विद सॉल्यूशन तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारे रैम में बैठे होने चाहिए, सॉल्यूशन सामने लिखे होने चाहिए और फ़ोन में फ़ोटो होने चाहिए कि ये 15-20 सवाल हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो मेंस में आएगा तो उनका कोई छोटा सा पार्ट आ सकता है बस। ठीक है, उतना से काम हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले से ही करनी है इसके लिए कि जो भी मुझे अच्छा सवाल मिले मैं उससे सॉल्यूशन करके अलग रख लूँगा। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ठीक है, कोलिजन। कोलिजन में जो फॉर्मूले लगेंगे वो यही वाले फॉर्मूले लगेंगे, पी इनिशियल पी फाइनल, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, कुछ सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे ऐसा। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है एक तरह से ऊपर वाले दोनों का। ठीक है, आसान है, अगर सिर्फ फॉर्मूले भी आते हैं तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, और अच्छी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, ये कोई लोग इसे उसमें भी पढ़ाते हैं लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए का एक तरह से एक्सटेंशन है, उसमें पढ़ाते हैं, हम यहाँ पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, ये हम समझ गए। तो ये पहला वाला पोर्शन हुआ 1, 2 और 3। 2 और 3 इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है, 1 अलग चीज़ है। 1 का मतलब 1 के क्वेश्चन जो है 1 में ही रहेंगे, 2 और 3 में, 2 के क्वेश्चन 3 में भी जाएंगे। ठीक है, ऐसा। और वेरिएबल मास सिस्टम अलग चीज़ है। ये पूरा ब्लूप्रिंट है कि इस तरह का चैप्टर है। ठीक है भाई लोग, स्टार्ट करेंगे भाई पहला वाला टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको COM। फाइन, पहले तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास, बताइए। सारे मास का सेंटर
कंसंट्रेट होता है जहाँ पे सारा मास, जैसे कि ये चीज़ है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पे बीच में, बताइए। लेकिन मास तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मास तो यहाँ क्या चीज़ है? हाँ, जहाँ पे पूरी बॉडी का मास, जहाँ पे पूरी बॉडी का मास रख सकते हैं। क्यों रखना है? पूरी बॉडी तो ऐसी है। इक्वलेंट, अच्छा, एक तरह का इक्वलेंट का कॉन्सेप्ट है कि इस पूरी बॉडी को हटा करके कहाँ पे इसके बराबर का मास रख दूं कि क्या हो जाए। क्यों क्यों करना चाहता हूँ? क्यों रखना है मुझे मास? बोलो भाई, रखना ही क्यों है मुझे? पॉइंट मास क्यों लेना है मुझे? किससे बैलेंस हो जाए? फोर्स बैलेंस हो गए तो फिर कोई चीज़ चलेगी क्यों? इसे यहाँ से छोड़ूँ ऐसे तो नीचे गिरेगा, ग्रेविटी लगी, ठीक है। किस पे लगी ग्रेविटी? इस पूरे पे लगी, इसके हर एक छोटे छोटे मास पे लगी, किस पे लगी? जहाँ जहाँ मास है सब पे लगेगी। mg तो सब पे लगता है। इतने पोर्शन का देखूँ तो mg लगेगा उसके ऊपर, ये वाला पोर्शन देखूँ इतना तो mg लगेगा, और देखूँ तो सब पे लगेगा mg, ठीक है, ओके। एक सिचुएशन सोचो, मान लीजिए कि ये एक लाइन है ऐसे, यहाँ पे इसके इधर g की वैल्यू अलग है और इसके इधर g की वैल्यू अलग है, और यहाँ से छोड़ूँ अब इसमें, ऐसे सीधी गिरेगी क्या? ऐसे कैसे गिरेगी बताओ? जिधर का g ज़्यादा होगा, क्या उधर mg उस साइड में ज़्यादा लगेंगे, और दूसरी साइड g कम होगा तो कम लगेगा mg, तो क्या चलती चलती ऐसे हो जाएगी फिर ये, सही है क्या? ऐसा तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब क्यों लिखते हैं? तो सेंटर ऑफ मास का मतलब है मास का सेंटर लेना है मुझको, ठीक है। तो मतलब 12th में 11th में लिखते हैं तो भाई पूरी डेफिनेशन लिखते हैं, वो सब कुछ है ना। ऐसी कोई चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमने बनाया है ये, ठीक है नहीं? क्यों? इसका पूरा मास तो सब जगह बिखरा हुआ है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली बिखरा हुआ है मास, तो मैं कैसे कह दूँ कि यहाँ है सारा मास, ठीक है। तो उसको कहने से मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती होगी, इसलिए तब कहना चाहता हूँ ये वाली चीज़ को, करेक्ट। तो कैसा कॉन्सेप्ट है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सही में रियलिटी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि जिस पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता हो, हमने माना है ऐसा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कौन होता है? सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट ऑन और आउट ऑफ द बॉडी वेयर whole mass of the body is assumed, ये है सही वर्ड, assumed to be concentrated, होता नहीं है, हमने माना है, ठीक है। बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर कोई ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी के मास को मान लिया जाए कि यहाँ पे assumed to be concentrated है, नहीं वहां पे assumed to be concentrated, तो that point is called center of mass of the body। कि मैं अगर पूरी बॉडी को हटा के उस जगह पे अगर उसके इक्विवेलेंट मास रख दूं तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके एक बॉडी है पूरी, सही। मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ सपोज, या मैं इसको फेंक देता हूँ ऐसे हवा में, इसको फेंकूंगा ऐसे यू स्पीड से, क्या पाथ फॉलो करते हुए जाएगी? ऐसे प्रोजेक्टाइल टाइप का पाथ फॉलो करते हुए जाएगी, सही बात है। अरे ठीक है, हम कह रहे हैं कि मतलब इतनी बड़ी बॉडी क्यों देख रहा हूँ मैं तो अगर एक पॉइंट फेंकूँ मैं इतनी ही वेलोसिटी से इतने ही एंगल पे, तो वो भी यही पाथ फॉलो करते हुए जाएगा,
सही है। इस पूरी बॉडी के ऊपर मैं ऐसे जगह जगह से फोर्स लगाऊं, ऐसा जगह जगह से फोर्स लगाऊं, तो क्या इसमें कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा? अगर सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए तो जीरो होगा, और अगर सारे फोर्स बैलेंस ना हो तो कुछ तो नेट फोर्स होगा, तो कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो हम कह रहे हैं भैया कि इतनी बड़ी बॉडी को छोड़ दो, और अगर तुम एक पॉइंट मास ले लो और उस पे भी अगर तुम यही वाले फोर्स लगाओ, सही है, और अगर इसमें भी उतना ही एक्सेलरेशन जनरेट हो जाए जितना कि इसमें हुआ था, देन दिस पॉइंट एंड दिस बॉडी इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तब इसको कहता हूं उसका सेंटर ऑफ मास। गेम समझेगा? एक ट्रक है पूरा बड़ा, ठीक है ना, फाइन। मैं तो जब भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करता हूँ तो मैंने तो कभी ट्रक को ट्रक नहीं समझा, ट्रेन को ट्रेन नहीं समझा, पार्टिकल को पार्टिकल नहीं समझा, मैंने तो बॉक्स को बॉक्स नहीं समझा। हम तो हर चीज़ को पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। FBD के लॉज में हमने लिखा है, थर्ड रूल जो हमने लिखा है उसमें क्या लिखा है? रिप्लेस बॉडी विद ए पॉइंट। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, पॉइंट मास। इसलिए मुझे पॉइंट चाहिए, क्योंकि मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से करना है सारा काम, तो वो बिखरे हुए मास पे नहीं लगते। क्योंकि अगर ऐसा बिखरा हुआ मास है तो उसके अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हो सकती है एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ ऐसे, तो देखो जब ये ऐसे जा रहा था तो क्या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अलग थी और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अलग थी, तो एक ही बॉडी के अलग अलग मास पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, सही। लेकिन अगर इस सब को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दूं तो पॉइंट की तो एक ही वेलोसिटी हो सकती है, एक बार में दो नहीं हो सकती। ये हम समझ रहे होगे? तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों करना पड़ता है मुझे? क्या होता है पहली बात तो कि मैं एक पूरी बॉडी को हटा करके उसकी जगह पे उसके मास के बराबर एक मास रखना चाहता हूँ, तो कहाँ पे रखूँ कि वो सेम इफेक्ट वही प्रोड्यूस करे फोर्स लगाने पे जो कि वो बॉडी प्रोड्यूस करती है। जितना एक्सेलरेशन किसी फोर्स को लगाने पे उस बॉडी में प्रोड्यूस होता है, सेम एक्सेलरेशन उतना ही फोर्स लगाने पे उस पॉइंट मास पे प्रोड्यूस हो, देन दैट पॉइंट मास इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। बोलो ज्ञान समझेगा? क्यों लगाते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, और इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। इतनी बातें थी, ठीक बात है। अब सारे सवालों के जवाब दे पाओगे जो मैं पूछ रहा था तुमसे, ठीक है। क्यों ज़रूरी है सेंटर ऑफ मास, बताइए क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम? बॉडी होती है, उसके हर एक पार्ट का अलग-अलग एक्सेलरेशन वेलोसिटी होती है, तो उन सबसे बचने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका न्यूटन्स लॉज जो है ना वो पॉइंट के लिए वैलिड है, सीधी बात। हाँ ठीक है, इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी के ऊपर ही होता है हमेशा या बाहर भी हो सकता है? कोई एग्जांपल बताओ जिसमें बाहर होता हो। दो रॉड ले ली सपोज ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे दो रॉड ले ली तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कहीं इधर होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा? उसके सेंटर पे। क्या यहाँ पे कोई मास रखा है? नहीं, पर तो कहाँ है? बॉडी के बाहर है, समझ रहे हो। एक रॉड होती होगी ऐसे, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा? क्या होता होगा? अगर वो यूनिफॉर्म है, यानी कि पूरी एक समान डेंसिटी की है, तो ठीक बीच में होता होगा। अगर मैं तुमको कहूँ ऐसा कि यहाँ है रॉड का सेंटर ऑफ मास, इसका क्या मतलब है? उधर की तरफ ज़्यादा भारी है इसका मतलब, सही। तो एक्चुअली ऐसी नहीं, ऐसी है। इस तरह की अगर कोई रॉड हो तो उसका सेंटर मास किधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट बैट होता है, सेंटर मास किधर होगा उसका? नीचे की तरफ होगा, सही बात है क्या? तो समझ रहे हो, जिधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज़्यादा होगा वहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी शिफ्टेड होगा, ठीक बात है। चलिए, तो COM सेंटर ऑफ मास समझ के क्या होता है, ठीक है। क्यों रिप्लेस करने की ज़रूरत है? क्या वो सही में एग्जिस्ट करता है? नहीं, हाइपोथेटिकल है, हमने माना है, अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड है, ठीक है। एक टर्म होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या दोनों चीज़ सेम है या अलग अलग है? दोनों चीज़ अलग अलग है, कैसे? ये वाला, सॉरी ये वाला, हाँ, बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी
क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले ये बताओ। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब किस चीज़ से मतलब होता होगा? वेट से, mg। अभी तक मास की बात हो रही थी, लेकिन अब किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? वेट की बात कर रहा हूँ, mg की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे काम किए तुमने कि ये वाली चीज़ है, इसे बैलेंस करना है ऐसे। ठीक है, तुम यहाँ रखोगे, अच्छा इधर गिर रहा है थोड़ा सा तो इधर हो जा, हल्का सा उधर गिरने लगा तो थोड़ा सा इधर हो जा, ये हो गया। ये जो मैंने बैलेंस किया है, ये सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? बताइए। इधर का जो सारा पोर्शन है ये वाला, इसका वेट किधर लग रहा होगा? इसका वेट किधर लग रहा होगा? और ये सीधी है, फिर भी अगर ये ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा इधर तो इधर गिर पड़ेगा, अगर इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो इधर गिर पड़ेगा। मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट है जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ऊपर और mg बैलेंस हो रहे हैं दोनों एक पॉइंट पे। ठीक है, टॉर्क भी जीरो है। जैसे ही हल्का सा मैंने इधर किया तो तुरंत इधर का ज़्यादा हो गया, तो घूमने की टेंडेंसी आ गई इसमें। ठीक है, यानी कि टॉर्क आ गया। और थोड़ा सा इधर किया तो इधर घूमने की टेंडेंसी आ गई। लेकिन जब उस जगह पर रखा मैंने जहाँ बैलेंस है, तो इसका मतलब ना तो इसमें नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का होल वेट इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इस डेफिनेशन में क्या लिखा है? वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बोलोगे? वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो मैं ये जो पॉइंट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे वेट बैलेंसिंग देख रहा हूँ मैं। ठीक है, वेट और मतलब COM और COG सेम चीज़ होती है क्या? सेम चीज़ होती है कब? जब तक G की वैल्यू सेम है। अगर इधर G की वैल्यू इधर G की वैल्यू सेम है तो यही सेंटर ऑफ मास होगा और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। लेकिन अगर इधर हाइपोथेटिकली इधर G की वैल्यू कुछ और है, उधर G की वैल्यू कुछ और है, तो फिर यहाँ नहीं मिलेगी बैलेंसिंग, इधर कहीं मिलेगी ऐसे सपोज। लेकिन रॉड तो पूरी यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक बीच में ही होगा। तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। कब कोइंसाइड करेंगे? जब G की वैल्यू यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। लेकिन अगर G की वैल्यू चेंज हो रही है तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है, सेंटर ऑफ मास अलग होता है। ठीक है, नोट करो वाली चीज़। कैसे करोगे तुम देख लो। पहले तो COG की डेफिनेशन क्या हुई? वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड COG। ठीक है, सॉरी, बॉडी के बाहर भी हो सकती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ये अगर ऐसा कोई साइकिल का टायर है सपोज, उसे मुझे हवा में लटकाना है एक पॉइंट से कि वो बैलेंस रहे, तो कहाँ से लटकाऊंगा बताओ? उसे बीच वाले पॉइंट पर रखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट कर रही है उस टाइम पे? उसकी सेंटर पे। ठीक है, तो क्योंकि G की वैल्यू सेम है उस टाइम पे, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे ही है। तो चलो अब आते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये तो सब थियोरी हो गई अपने समझने के लिए। मैथ्स में सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हैं? फाइन, कोई भी बॉडी है सपोज ऐसे, तो इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बनी है कोई बॉडी ऐसे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, जैसा कि तुमने अभी बोला कि सेंटर ऑफ मास तो उधर की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होता है जिधर ज़्यादा वेट होता है, सॉरी जिधर ज़्यादा
मास होता है, उधर की तरफ शिफ्टेड होता है सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो ऐसे करके कोई बॉडी है, अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ मास ज़्यादा है, पार्टिकल ज़्यादा है, तो क्या सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्टेड होगा, ठीक है क्या। तो क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जिधर मास ज़्यादा उधर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लिया गया सीधे एवरेज से कि एवरेजिंग कर दो सारे मास की, और सारे मास का मिला के एवरेज जहाँ पे आता होगा, ठीक है। लेकिन ये सिंपल एवरेज नहीं है कि सबका समेशन अपॉन टोटल नंबर, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे है और कितना है, ये दोनों बात डिपेंड करती हैं, सही है। ये वाले मास ज़्यादा हैं और दूर भी हैं, तो सेंटर मास किधर होगा, उधर की तरफ शिफ्टेड होगा, ठीक है क्या। तो वेट डिपेंड करता है, मतलब उसका वेट का मतलब mg नहीं बोल रहा, वेट का मतलब इम्पोर्टेंस, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो वेट जो है वो उसका मैटर करता है कि कहाँ पे है वो, ठीक है। तो मान लीजिए एक मास है यहाँ पे, वो है m1, कहाँ पे है, r1 पोजीशन वेक्टर पे है। दूसरा एक मास है मान लीजिए m2, r2 पोजीशन वेक्टर पे है। एक मास है ये m3, r3 पोजीशन वेक्टर पे है, और मास है कोई है, ऐसे n नंबर ऑफ मास हो सकते हैं, सबके पोजीशन वेक्टर होंगे। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी composed of n number of discrete masses, composed of n number of discrete point masses is given by RCM। RCM का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना होगा, पहला वाला मास और वो कहाँ है, इससे पता चलता है उसका वेट, वेट मतलब इम्पोर्टेंस किधर। अगर ज़्यादा मास इधर की तरफ आ गए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा सारा, सही। M2 और वो कहाँ है, M3 और वो कहाँ है, एंड सो ऑन, जितने भी हों n तक लिख दिए सारे, अपॉन नीचे क्या लिखूं, टोटल मास, तो वही हो गया टोटल मास। इसको कहते हैं वेटेड मीन, है ना। मैथ में कॉन्सेप्ट होता है ना कैसे, एक तो होता है सिंपल मीन कि टोटल सम अपॉन टोटल, वो तो होता है सिंपल मीन। एक होता है वेटेड मीन, वेटेड मीन में हर एक नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी काउंट करना पड़ता है मुझको उसमें, ठीक है क्या, ऐसा। तो ये है वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट एक, ठीक है। कोई भी पोजीशन वेक्टर हो, फाइन, देखिए समेशन ऑफ, क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, ऐसे I इज इक्वल टू 1 to n m i r i अपॉन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n m i, ऐसा लिख पाऊंगा, थोड़ा छोटा करके, है ना, ऐसा, सही। ये है सेंटर ऑफ मास निकालने का एक फॉर्मूला, फाइन। अब देखिए कोई भी कोई भी अगर क्या कह रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर है, तो वो किस फॉर्मेट का होता है पोजीशन वेक्टर। आर को कैसे डिफाइन करते हो एक्स वाई जेड में, आर इज इक्वल टू, सही बात, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मान लीजिए मैं पहले वाले पार्टिकल का लिख रहा हूँ तो क्या ऐसे लिख दूंगा, दूसरे का लिख रहा हूँ तो ऐसे लिख दूंगा, सेंटर ऑफ मास का लिख रहा हूँ तो भाई सेंटर ऑफ मास का लिख दूंगा ऐसे, सही है, ऐसा। उसमें डाल दो ये सारी चीज़। आर सी एम की जगह क्या रखूँ बताओ, एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई। अब बताइए यहाँ पे क्या लिख दूँ, एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जेड आई के अपॉन एम आई समेशन, ठीक है। ये जो आई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये अलग चीज़ है, ये तो काउंट दिखाने वाला आई है, ठीक है। जबकि ये जो लिख रहा हूँ मैं आई जे के, ये क्या है, डायरेक्शन, है ना। ये वाला आई अलग चीज़ है, ये वाला छोटू आई अलग चीज़ है। ये छोटू आई क्या है, नंबर दिखा रहा है, तो नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इधर आई वाला है, इधर एक आई वाला है, तो आई और आई वाला ये दोनों कंपेयर कर दिया आपने, तो एक्स सी एम
इज इक्वल टू क्या हो गया, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन, ये तो कॉमन है सब में ऐसा। इसी तरह y कॉम्पोनेंट वाई सी एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, और इसी तरह से z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, ऐसा। ये हो गए भाई लोग फॉर्मूले, ठीक है। किसके लिए हैं ये फॉर्मूले, ये हैं डिस्क्रीट पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूले। जब आपको मास अलग अलग दिखाई दे रहे हो तब के लिए ये वाले फॉर्मूले हैं, ओके। दूसरा क्या सीन है, तो जब होता है कंटिन्यूअस मास, जैसे कि कोई रॉड हो गई, कोई रिंग हो गई, कोई डिस्क हो गई, उसमें मास पॉइंट नहीं दिखाई देते अलग अलग, उसमें क्या दिखाई देता है, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मास दिखाई देता है। तो कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे। जब भी कंटिन्यूअस मास होता है तो फिर क्या चीज से सॉल्व करते हैं उसको, छोटा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट, मैं छोटा सा लिख देता हूं ब्रैकेट में कि स्मॉल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना होता है जब कंटिन्यूअस मास हो तो उस टाइम पे जो फॉर्मूले होने चाहिए उनमें इंटीग्रेशन का साइन आना चाहिए ना, तो तब समेशन को क्या चीज से रिप्लेस कर देते होंगे, इंटीग्रेशन से, और ये जो छोटू एम आई लिख रहे हो इसको कर देते होंगे छोटे एम मास से कर देते होंगे, ठीक है। तो बताइए एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। एक्स को इधर लिखना चाहते हो, डी एम को उधर, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाई सी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और जेड सी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ऐसा, ठीक है। जब भी कोई सवाल आएगा दो तरीके के फॉर्मूले हैं जो तुमको इस्तेमाल करने हैं। एक तो हो गए ये वाले, ये किसके लिए हैं, डिस्क्रीट मास के लिए। डिस्क्रीट मतलब जिसमें मुझको पॉइंट्स मास के अलग अलग दिखाई देते हो, वो है डिस्क्रीट मास के लिए। तो ये है डिस्क्रीट मास के लिए फॉर्मूले। और ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये किसके लिए हैं, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले हैं, जहाँ पे आप पॉइंट अलग अलग ना कर सकते हो मास में से, कंटिन्यूअस होता हो मास। जैसे एक रॉड है तो क्या मैं उसमें पॉइंट अलग अलग कर सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की बनी होगी रॉड, तो मैं उसमें करूँगा फिर छोटा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट, ठीक है जी। बस इतने ही फॉर्मूले हैं इस वाले टॉपिक में, इन वाले सारे फॉर्मूले से काम होना है। बोलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ये बताइए क्या चीज़ है, एक्स आई क्या चीज़ है, एक्स कोऑर्डिनेट मास ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ कौन सा मास, हाँ कौन से के लिए लिख रहा हूँ, अगर ये लिख रहा हूँ तो किसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ ना, एम आई के लिए। यानी कि x1 अगर लिखा होता तो यहाँ पे m1 लिखा होता, तो x1 कौन होता, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 मास, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा सा इसको लिख दो कि मुझे पता है तुम ये वाली चीज़ गलत कर सकते हो कि x1 कौन है, x1 क्या चीज़ है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 मास, ठीक है। इसी तरह से x2 कौन है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 मास, ऐसा, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसी तरह से इसमें बता दो ये x क्या है, ये वाला x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कौन मास रखा है उसके साथ, डीएम मास। तो डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इसे जितना काले पेन से लिख सकते हो तुम उतना से लिख दो भाई, ये गलत करोगे तुम।
चलिए, अब ये जितना कुछ हमने फॉर्मूले लिखे, सारा कॉन्सेप्ट समझा, क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई करके देखना है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल छोटा सवाल करेंगे। ऐसा है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, ये तो है 0,0, ये है a,0, ये है a,a और 0,a। सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पार्टिकल सिस्टम, ये निकालना मुझको, ठीक है। ऐसा बताइए, चार पार्टिकल हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, सही। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है मुझे, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। पहले वाले के लिए लिखो xcm, ये निकालना चाहते हो तुम, पहले लिख लोगे क्या है, m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 तक जाएगा सिस्टम, और नीचे क्या होगा, टोटल मास। ये हुआ फॉर्मूला। ऐसे ही फॉर्मूला y में होगा, ऐसे ही z में होगा, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा सा आसान करने के लिए, चलो जो लिख रहा है ऐसा, m को 1 मान लेता हूँ, 2m को 2, 3m को 3 और 4m को 4 मान लेता हूँ। 1 2 3 4 4 हो गए। m1 कितना है बताओ, m, उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा, एक पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा, उसी पॉइंट पे होता होगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट, यानी कि उसके सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट क्या है, जो उसका x कोऑर्डिनेट है वही है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ, 0। 2m मास अगला वाला, उसका x कोऑर्डिनेट a, 3m का, 4m का 0। लो भाई हो गया। अपॉन टोटल मास कितना है, 10m। बताना सॉल्व कर कितना हो गया, कितना हो गया, a/2। चलो YCM बता दो। m इंटू 0, 2m इंटू 3m इंटू और 4m इंटू अपॉन कितना हो गया, 7a/10। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर ऑफ मास के, क्या कोऑर्डिनेट हो गए, a/2, 7a/10, 0। z एक्सेस पे तो कुछ भी नहीं है, सबका z कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए 0, ठीक है। एक मास है m1 और एक मास है m2 और उनके बीच की डिस्टेंस है l। ऐसा सेंटर ऑफ मास बताना है मुझको इसका। 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है मुझको, बताइए। ये पूरे 11th 12th पूरे सिलेबस में काम आएगा ये वाला, ये रट के याद होना चाहिए एकदम। बोलो, ठीक है, कहाँ से बता रहे हो, ऐसा तब बता रहे हो, ठीक है। तो m1 से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ऐसा बता रहे हो, ऐसे m2 से भी बता सकता हूँ, कहीं से बता सकता हूँ, ठीक है। बताइए, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 लिख रहा हूँ, सपोज क्या लिखूँ बताओ, कितनी दूर है। तो मैं कोई पॉइंट मान लूँगा कहाँ होगा, कि मान लो यहाँ होगा, तो इसको क्या मान लूँगा कि ये ओरिजिन है 0,0, ये कितना हो गया, तो l,0, l डिस्टेंस दूर है, और ये वाला कितना हो गया, xcm, 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, xcm बचेगा बस। xcm को कितना लिख दूँ, तो xcm इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या हो गया, m2l अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू xcm। ये कहाँ से हुआ, m1 से, ठीक है। इसी तरह एक बताओ, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2,
M2 से कितना होगा, राइट, M2 से लोकेशन क्या होगी, M1L अपॉन M1 और प्लस M2, ऐसा M1L अपॉन M1 प्लस M2। तो जिससे लिख रहे हो उसका दूसरा वाला, सामने वाला लिखना है उसका, ठीक है। ओके, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये मिड पॉइंट पे कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। तो अगर M1 इज इक्वल टू M2 है फिर कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे। अगर M1 ग्रेटर है M2 से तो किधर होगा, मिड पॉइंट से लेफ्ट, इधर की तरफ होगा, है ना, लेफ्ट शिफ्ट होगा। और अगर M2 ग्रेटर है M1 से तो किधर होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अच्छा, अगर M2 बहुत ज़्यादा ही बड़ा है M1 से तब किधर होगा, कहाँ होगा, M2 पे ही होगा। समझ पा रहे हो ये, ठीक है। जैसे कि टू पार्टिकल्स हम देखो, एक है ऐसे अर्थ और उस पे है हम यहाँ पे, तो ये एक मास हो गया M1 और एक मास हो गया M2। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा, बोलो, अर्थ के सेंटर पे होता होगा, ठीक है भाई। ये आदमी का मास कितना होता होगा, एक आदमी का 5 किलो 10 किलोग्राम, और अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास कितना है भाई, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। इस आदमी का मास कितना है, लगभग 10 किलोग्राम। 100 किलो का आदमी मान लो, वेट 100 किलो है तो 10 किलोग्राम मास हो गया, तो 10 किलोग्राम है। और वो कितना है देख रहे हो, M2 इज मच ग्रेटर देन M1, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक बात। कैसे बताऊँ, अगर M2 इज मच ग्रेटर देन M1 तो मैं क्या करूँ, इसमें से M2 को कॉमन लेके साफ कर दूँ, M2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, M1 अपॉन M2। M1 अपॉन M2 कैसा है, मच लेस देन 1, तो क्या नेग्लेक्ट कर दूँ 1 के रेस्पेक्ट में, क्या बच जाएगा, L बचेगा बस सीधा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जो भारी वाला है उसके ठीक सेंटर पे, ठीक है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, सन पे, सन के सेंटर पे होना चाहिए, तभी तो सारे प्लैनेट उसके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। अगर सन डिलीट हो जाए, डिलीट बस ऐसे ऐसे इंस्टेंटेनियसली गायब हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बोलो। ये सब कुछ जो चल रहा है तो किसी के कंप्यूटर में चल ही रहा है ना सारा सिस्टम, तो उसने सन को करा सेलेक्ट और शिफ्ट डिलीट कट, अब क्या हो, क्यों सारे प्लैनेट में आपस में नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ मास। अब कौन है जो नया हेड बनेगा, जो दूसरे नंबर का भारी प्लैनेट कौन है, सन तो गया, अब कौन है जो पूरी फैमिली का चार्ज लेगा, जुपिटर। तो सारे प्लैनेट अब जुपिटर के अबाउट घूमना शुरू करेंगे, जुपिटर विल बी द न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है भाई लोग। चलिए, समझ पा रहे हो, अरे ठीक है फाइन। ये हटा दूं, फॉर्मूला लिख लिए, टू पार्टिकल सिस्टम बिल्कुल रट के याद रखना, ये बहुत जगह पे आएगा। अब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बार बार ये लिखेंगे और तब सॉल्व करेंगे, तो भाई तुरंत रट के याद रखना कि कौन सी लेंथ कौन सा मास लेना है अपॉन टोटल मास लेना है, ऐसा बहुत जगह पे आएगा, मतलब 50 जगह पे आएगा ऐसा लिखने को। ठीक है जी, चलिए। एक कॉन्सेप्ट होता है मास डिलीट करने का, डिलीटिंग द मास। अगर कोई मास डिलीट कर रहा हूँ तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिलीट या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मास को तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ये पूरा एक सिस्टम था, अगर मैं इसमें से एक मास को उठा के फेंक दूँ कि 3m को फेंक रहा हूँ मैं, तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, होगा। इस बात को कैसे लिखूँ, अगर मान लो मैं इसमें एक मास ला के जोड़ दूँ नया, तो मेरे इन फॉर्मूले पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
यहाँ पे m5x5 कर दूंगा अपॉन m5 कर दूंगा प्लस, इसी तरह से दूसरे वाले सब में कर दूंगा ऐसे। तो डिलीट करने पे क्या होता होगा, माइनस होता होगा। तो मैंने 3m को यहाँ से हटाया है, तो क्या करूँ उसका माइनस कर दूँ, सही है क्या? कहाँ से माइनस कर दूँ? पूरा जो टोटल सिस्टम है जिसमें प्लस 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 लिखते जा रहे थे, उसमें जो हटाया उसे माइनस लिख दो बस, ठीक है क्या? तो अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जानते हो इतना था, उसमें से हटा रहे हो तुम उसको, ये वाला पॉइंट लगभग कहाँ पड़ेगा बताओ? a/2 का मतलब x कोऑर्डिनेट इज a/2 का मतलब ये हो गया, ये वाली जगह हो गई, सही है। और ये कितना हो रहा है लगभग 0.7, ये कितना हो रहा है 0.5, तो 0.5 तो हो गया लगभग ये वाली लाइन। 0.7 कहाँ हुआ? थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा यहाँ से ऐसे, तो इधर की तरफ कोई पॉइंट हुआ, यहाँ पे हुआ कोई पॉइंट। तो यहाँ पे इन सबको हटा के यहाँ पे कितना मास कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ? 10m। पूरे सिस्टम का मास कितना है? 10m। तो अगर मैं इन चारों को हटा दूँ तो मैं पूरे वो जो 10m मास है वो कहाँ रखूँगा, ये उसका कोऑर्डिनेट है, उसे सेंटर मास कहते हैं अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, वो कौन सा पॉइंट है? वो a/2 7a/2 वहाँ 10m, वहाँ पे पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। अब तुम कह रहे हो कि यहाँ पे एक मास रखा था, मैं उसमें से 3m हटा रहा हूँ, कट करके साफ कर रहा हूँ, कैसे लिखूँ इस बात को? तो नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पुराना वाला टोटल मास कितना था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, माइनस जो तुम उसमें से हटा रहे हो अपॉन टोटल मास में से जो तुम हटा रहे हो, समझे क्या? इसी तरह YCM लिखना है मुझे नया वाला, तो क्या लिखूंगा? टोटल जो भी कुछ मास था और उसका y कोऑर्डिनेट क्या था, ठीक है, उसमें से जो तुम डिलीट कर रहे हो और उसका डिलीट करने वाले का y कोऑर्डिनेट क्या है, अपॉन बचा हुआ मास। ऐसा सही करके देखें। तो अगर हम उस वाले एग्जाम्पल में से इफ 3m इज सब्ट्रैक्टेड या डिलीटेड, कुछ भी कह लो, तो अब बताइए नया वाला XCM क्या होगा? टोटल मास कितना था पहले? 10m, उसका x कोऑर्डिनेट क्या था? a/2, ये वाला। उसमें से क्या हटा रहे हो? 3m हटा रहा हूँ। जिसको हटा रहे हो कहाँ से हटा रहे हो? a से हटा रहे हो, अपॉन 10m माइनस 3m। ऐसा कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 2 अपॉन 7, तो 2/7a। ये है नया x कोऑर्डिनेट किसका? किसका? दूसरा देखो YCM, टोटल मास कितना था? 10m, उसका y कोऑर्डिनेट क्या था? 7a/10, माइनस क्या हटा रहे हो उसमें से? 3m, वो कहाँ रखा है? उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? a अपॉन 10m माइनस 3m। कितना हो जाएगा बताओ? 10 से 10 काटा, 7 माइनस 4 3, और 3/7, तो 3/7a। कितना हो गया? सही है। अब एक बात सोचो, 3m चला गया वहाँ से, 3m चला गया तो बचा कौन? m 2m 4m बचा। तो m 2m 4m का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? 2a/7 3a/7 पे होना चाहिए। अगर मैंने ये सब कुछ लॉजिक सही लगाया है तो m 2m 4m का सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? इस वाले पॉइंट पे होना चाहिए। चेक करके देख लो एक बार, सिर्फ इसका और इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, ये तो जा चुका है, तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है। तो 3 मास हो गए। सिर्फ x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बताओ? m इंटू 0, 2m इंटू a प्लस 4m इंटू 0, 2m इंटू a 4m इंटू 0, ठीक है, अपॉन टोटल मास कितना लिखोगे बताओ? m प्लस 2m 3m प्लस 4 7, अच्छा 3 प्लस 4 8 होता है। ये गया कितना बचा? 2a/m तो कट ही गया भाई। तुम टोटल में से उसको माइनस कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो वो तो इनसे भी आना चाहिए ना, क्योंकि बाद में कौन बचा है? वही तीनों तो बचे हैं। तो अगर उन तीनों से भी तो सेम आ रहा है, देखो ऐसे y निकालोगे तो 3a/7 ही आएगा,
बोलिए, लॉजिक समझ रहे हो? अभी छोटे लग रहे हैं लॉजिक, छोटे सवालों से लॉजिक बनते हैं और उसके बाद ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऐड करते हुए किस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हमने ऐसा देख लिया, डिलीट करते हुए कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ऐसा हमने देख लिया, फॉर्मूले सीख गए। चलिए थोड़ा सवाल देखो, ऐसे करके एक डिस्क थी, ये है एक डिस्क, ठीक है, रेडियस आर की एक डिस्क है, तो ये पूरी डिस्क थी और इसमें से हमने ये पोर्शन काट दिया, तो क्या बचा, मैं उसे शेड कर देता हूँ कि ये बचा है, ऐसा काटा है मैंने, ये बचा है। ठीक है, तो मुझको पूछा गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क। ठीक है, तो एक तो कंप्लीट मास था, उसमें से तुमने कुछ कट करके फेंक दिया, तो ये कौन सा वाला केस हो गया जब हम कुछ डिलीट करते हैं। तो मुझे पहले जो बॉडी है, कट करने से पहले जो बॉडी, उसका सेंटर मास पता होना चाहिए कहाँ है, और जो बॉडी आपने कट की है उसका पता होना चाहिए, दोनों को माइनस करूंगा। ठीक है, तो जब आपने कट नहीं किया था उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, जब कट नहीं किया था, बीच में था, कोऑर्डिनेट क्या थे उसके 0,0 पहले, काटने से पहले, और मास कितना रहा होगा, पूरी डिस्क का मास रहा होगा। मैंने कहीं पे मास दिया भी नहीं, क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब मैं सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ उसमें कहीं मास नहीं आता। क्यों दूँ तो मैं, तुम अपने आप देखो। तो पूरी जो डिस्क है, कंप्लीट डिस्क का मास मान लीजिए m है, ऐसा मैंने मान लिया, सही है, मैंने मान लिया कि पूरी जो डिस्क है उसका मास m है, ऐसा मान लिया। अब तुमको देखना है, तुमने जो पोर्शन काटा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे होगा। ये लेंथ कितनी है बताओ, तो ये कितना हो गया कोऑर्डिनेट, r/2,0 हो गया क्या, सही। तो जो कट तुमने मारा है एक डिस्क का, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, r/2,0 पे है, उसका मास कितना है वो तो चाहिएगा, कि कितना मास तुमने काट के फेंक दिया, कितना मास है वो, कैसे निकालूं, यूनिटरी मेथड से। πr² जो पूरा एरिया था उसका मास कितना था, m, है ना। अब जो तुमने ये वाला जो मास है, ये तुमने निकाला है जो, इसका एरिया कितना है, πr/2 का होल स्क्वायर, इतने का मास कितना होगा, ऐसा कर दूंगे, कितना हो गया, तो ये m/4। तो जो तुमने मास काटा है वो कितना है, m/4, और टोटल मास था m, 1/4 काट के निकाल दिया तुमने, ठीक बात है। अब फॉर्मूले लगाने वाले हो, देखिए क्या क्या चाहिए होता है आपको, सेंटर ऑफ मास चाहिए होता है, मास चाहिए होता है, कट वाले का सेंटर ऑफ मास चाहिए होता है, मास चाहिए होता है, इतना काम हो गया, बस हो गया, खत्म हो गया। XCM इज इक्वल टू, बताओ कितना, टोटल मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0, माइनस कितना फेंका है तुमने,
बाई 4 फेंका है, उसका सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, r बाई 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, m माइनस m बाई 4, ये ऊपर वाला कितना हो गया देखो, m बाई 4 और r बाई 2 अपॉन 3m बाई 4, m बाई 4 काट दिया, कितना बचा, r बाई 6, एक माइनस भी था भाई, तो कितना हो गया माइनस r बाई 6। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, या लॉजिक से समझ लो, इसका सेंटर मास जो कट के जो पोर्शन आएगा सेंटर मास किधर होगा, यहाँ होगा, नहीं किधर किधर होगा, यहाँ ही तो होगा, इधर की तरफ कहीं, तो y x एक्सिस पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू 0, तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए माइनस r बाई 6, तो कहाँ पड़ेगा ये वाला, इधर की तरफ कहीं, माइनस r बाई 6 कॉमा 0। बोलो बालक, बोल। फोर ए बाई 7 आएगा, डिलीट वाले में करके देख लेते हैं भाई, y वाला कर लेते हैं, वाई सी एम इज इक्वल टू पहले वाला मास का y कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे वाले मास का y कोऑर्डिनेट प्लस 4m और a अपॉन टोटल मास कितना 7m, तो कितना आ रहा है वो 4a बाई 7, ठीक है, इसका मतलब ये गलत कर रखा है मैंने कुछ, अच्छा 7 माइनस 3 तो 4 आएगा ना, ऐसा, हाँ तो 4 आ जाएगा, ओके चलो ये समझो काटते कैसे हैं, जोड़ना तो फिर ठीक काम है कि जोड़ तो लेंगे, ठीक है। अभी मुझको कोई बोले कि यही वाला पोर्शन है यहाँ से काटा है ऐसे और यहाँ पे जोड़ दिया, तो कर पाओगे, इधर से काटा और इधर जोड़ दिया, तो ये हटाने के बाद जो सेंटर ऑफ मास आया वो तो आ गया ना, माइनस r बाई 6 कॉमा 0। अब तुम इसे यहाँ जोड़ना चाहते हो तो भाई जोड़ने वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 कर दो, ठीक है। घटाना है माइनस कर देते हैं, हटानी है कोई चीज़ तो माइनस कर देते हैं, बोलो। ये हटा दो, देखना ऐसे एक सवाल दे रखा है, 1 किलोग्राम मास यहाँ रखा है, फिर एक रखा है ये 3/2 किलोग्राम और एक रखा है यहाँ पे 2 किलोग्राम और ये हैं ए, ऐसा है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है, निकाल पाओगे, कर लोगे, ठीक बात है, छोड़ दो तो कर लोगे। तो एक रॉड है ऐसे, एक रॉड है ऐसे, ये भी एल लेंथ की रॉड है, ये भी एल लेंथ की रॉड है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहीं पे है एक्स एक्सिस और ये वाली है वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने भाई। सही, ऐसा है। तो मुझको पूछा पोजीशन वेक्टर ऑफ
सेंटर ऑफ मास कैसा है? पहले वाले मास का पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, दूसरे का दे रखा है, तीसरे का दे रखा है, और मुझको पूछा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। कर पाओगे? कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे इसमें भाई? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, पहला फॉर्मूला वही लिखा था। तो अगर पोजीशन वेक्टर ये टर्म में दे रखा हो वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे m1 r1 m2 r2 m3 r3, ठीक है। अगर मुझे इस तरह से दे रखे हो तो या तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू लिख लो, या फिर m1 x1 m2 x2 m3 x3 लिख लो, फिर y वाला निकाल लो, ऐसे z वाला निकालना है। तो इनके कोऑर्डिनेट चाहिए मुझको, तो इसके कोऑर्डिनेट तो दिख रहे हैं मुझको, इसके दिख रहे हैं, इसके निकालने पड़ेंगे मुझको कोऑर्डिनेट। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्वल ट्रायंगल है। तो क्या तुम उसमें ये बता पाओगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका a/2, y कोऑर्डिनेट y, ये वाली लेंथ चाहिए, मीडियन की लेंथ कितनी है तो तुम देख लोगे कितनी है। कर पाओगे ऐसा? ये सब DPP1 के सवाल है, ठीक है। ये पूछा गया है जेईई मेंस में। फाइन, इसका आंसर बताओ, बोलो। l/4, l/4, 0 ऐसा। ये समझ में आएगा कैसे? देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, आता होगा, मैं मतलब समझ गया ना कैसे करना। 13 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है? ऐसा चेक कर लेता हूँ एक बार, सही लिखा है मैंने सवाल, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 13/7, हाँ फिर से बोलना। 13/7, 1, 0, हाँ सही है, सही है। चलिए, ये है DPP1 में है अभी 15 सवाल, ठीक है। इच्छाएं हो तो कर लेना, नहीं तो अभी 1-2 दिन रुक सकते हो। कल भी तो है क्लास? हाँ कल, और